छात्र, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अंतः शोषण, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं इम्बिबिशन। ठीक है, अंतः शोषण या इम्बिबिशन की बात करते हैं तो यह एक पौधों में होने वाली एक अभिक्रिया कह सकते हैं या प्रक्रम कह सकते हैं, जिसके द्वारा पौधों में जल का संवहन होता है। ठीक है, लेकिन यह क्रिया अधिकांशतः किसमें होती है? ठोस और अर्धठोस पदार्थों में होती है। इस क्रिया में और क्या क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि हमने बताया था कि अंतः शोषण की क्रिया कहाँ होती है? अर्धठोस और ठोस पदार्थों में होती है। ठीक है, इस क्रिया में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम एक बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियाँ बारिश के दिनों में क्या हो जाती है? फूल जाती हैं तो वो सही से सेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती। अगर गेट लगाते हैं तो सेट नहीं होता। उसी प्रकार आपने देखा हो कि अगर किसी प्रकार के सूखे बीजों को हम बारिश में या बरसात के मौसम में या नमी के मौसम में खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो ही फूल जाता है। कुछ बीज तो अंकुरित भी हो जाते हैं। तो सूखे बीजों का फूल जाना और खिड़की दरवाजों का सही से सेट न होना, ये अंतः शोषण की क्रिया के कारण होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अंतः शोषण की क्रिया एक प्रकार की वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि किसी भी सतह के द्वारा या पदार्थ की सतह के द्वारा जल की अणुओं को अवशोषित किया जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। अब बताएंगे परिभाषा कि वह क्रिया जिसमें पदार्थ की सतहों के द्वारा जल की अणुओं का क्या होता है? अवशोषण किया जाता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? अंतः शोषण कहलाती है। तो देखेंगे परिभाषा, किसी द्रव स्नेही सतह द्वारा, द्रव स्नेही सतह तात्पर्य है कि जो कह सकते हैं द्रव को स्नेह करता हो, द्रव को अवशोषित करने की क्षमता हो इसमें। ठीक है, किसी द्रव स्नेही सतह द्वारा जल के सतह द्वारा जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्रिया। ठीक है, करने की जो क्रिया हो रही है वह क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया अंतः शोषण, अंतः शोषण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे अंतः शोषण की बात करते हैं तो अंतः शोषण क्या है कि किसी द्रव स्नेही सतह द्वारा जल के अणुओं को अवशोषित करना अंतः शोषण कहलाता है। या इसी प्रकार हम इसकी दूसरी परिभाषा बता सकते हैं कि वह भौतिक क्रिया जिसके द्वारा विलयन के निर्माण के बिना ही जल का अवशोषण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। ध्यान दे सकते हैं, वह भौतिक क्रिया जिसमें विलयन के निर्माण के बिना ही जल के अणुओं में क्या होता है? जल के अणुओं का अवशोषण होता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें विलयन का निर्माण नहीं होता फिर भी जल के अणुओं का अवशोषण हो जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। या इसके अलावा भी एक परिभाषा बता सकते हैं आप, तीसरे प्रकार से बता सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें या जिसके द्वारा ठोस या अर्धठोस, ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा ठोस या अर्धठोस पदार्थों का जल की अणु द्वारा
या कहें कि पदार्थों ठोस पदार्थों द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण होता है। ठीक है, मतलब अंतःशोषण की परिभाषा को हम 3 तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका है कि किसी द्रव सतही सतह के द्वारा जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःशोषण कहते हैं। दूसरी स्थिति बता सकते हैं कि वह भौतिक क्रिया जिसमें विलयन के निर्माण के बिना ही जल के अणुओं का अवशोषण होता है, तो उसे भी क्या कहते हैं? हम अंतःशोषण कहते हैं। और वह प्रक्रम जिसमें क्या होता है कि ठोस या ठोस पदार्थों के द्वारा जल के अणुओं को अवशोषित किया जाता है, तो उस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? अंतःशोषण कहते हैं या इम्बिबिशन कहते हैं। अंतःशोषण को एक और शब्द अंतःचूषण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अब इस क्रिया के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है, अंतःशोषण की क्रिया के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःचूषण दाब या अंतःशोषण दाब। ठीक है, इस क्रिया में उत्पन्न दाब को अंतःचूषण दाब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतःचूषण दाब कहते हैं। तथा इस क्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अंतःचूषक कहते हैं। मतलब इस क्रिया के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है उसे अंतःचूषक दाब कहते हैं, तथा इस क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अंतःचूषक कहा जाता है। जैसे अगर बात करें इस क्रिया में कौन कौन से, मतलब यह क्रिया किन किन पदार्थों के द्वारा की जाती है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला इसमें सेल्यूलोज, इसकी क्या बनती है? पादप कोशिका वित्ती बनी होती है। इसके बाद प्रोटीन के बाद आप बता सकते हैं स्टार्च, और फिर लिग्निन। ये कुछ पदार्थ हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि अंतःशोषण की क्रिया होती है, और इन पदार्थों में अंतःशोषण की क्रिया भी क्या होती है? भिन्न भिन्न तरीके से होती है। ठीक है, आदि इन पदार्थों में जो अंतःशोषण की क्रिया होती है वो भिन्न भिन्न तरीकों या भिन्न भिन्न प्रक्रमों के माध्यम से होती है, परंतु इन पदार्थों में यह क्रिया होती जरूर है। तरीके अलग अलग है लेकिन होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इन पदार्थों में सबसे ज़्यादा अंतःशोषण किसमें होता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन में सबसे अधिक होता है। इसके बाद प्रोटीन का स्टार्च आता है, और स्टार्च के बाद क्या आता है? सेल्यूलोज आता है। सेल्यूलोज मतलब इसके अगर क्रम की बात करें तो सबसे अधिक अंतःशोषण क्रिया किसमें होगी? प्रोटीन में, उसके बाद स्टार्च में होगी, और लास्ट में सेल्यूलोज में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन में और सबसे कम सेल्यूलोज में अंतःशोषण की क्रिया होती है। इसके बाद इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस इन प्लांट, मतलब पौधों में यह क्रिया या पौधों के लिए यह क्रिया कैसे महत्वपूर्ण है। हम पौधों के परिप्रेक्ष्य में कुछ क्रियाओं के बारे में जान रहे हैं, तो इम्बिबिशन भी एक इसी प्रकार की क्रिया है। तो यह क्रिया पौधों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि इस क्रिया के द्वारा ही क्या होता है कि सबसे पहले बीजों का क्या होता है? अंकुरण की क्रिया होती है। यह कहें कि बीजों की अंकुरण के लिए यह क्रिया महत्वपूर्ण होती है। बीजों के अंकुरण, ठीक है, तो बीजों का अंकुरण होता है इसी क्रिया के द्वारा। अगर यह क्रिया नहीं होगी तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि मिट्टी में जब बीजों को दबाते हैं तो मिट्टी में जो नमी रहती है वह नमी, उस नमी में पाए जाने वाले जल के कारण क्या है? बीज का आवरण फूल जाता है, और फूलने की क्रिया को हमने कहा था अंतःशोषण कहा था परिभाषा के हिसाब से। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आप बता सकते हैं कि जो बीजांड होते हैं जब वो पक जाते हैं तो उनमें जल का अभिगमन इसी क्रिया के द्वारा होता है। आप बता सकते हैं इसमें बीजांडों के पकने पर जल का अभिगमन क्या होता है? बीजाणु के पकने के दौरान या पकने पर
जल का विवरण भी अंतः शोषण क्रिया द्वारा होता है। तीसरा आप बता सकते हैं कि अनेक प्रकार के शुष्क फल या फलियों वाले फल, ठीक है, अनेक प्रकार के शुष्क फल मतलब सूखे हुए फल या फलियों वाले फल इस अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा चटक जाते हैं और उनके बीच फैलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी फल जो चटकने के पश्चात बीजों का फैलाते हैं उनमें क्या होती है, अंतः शोषण की क्रिया होती है। सिंपली तौर पर यदि आप आंवले के बीजों को भी आप छत पर धूप में रख देंगे तो दिन की गर्मी और रात की अंतः शोषण ठंडक में जो नमी होती है उस नमी को अवशोषित करने के पश्चात कुछ दिनों पश्चात आप आंवले के बीज भी चटक जाते हैं, ठीक है। तो ये बीजों के चटकना जो होता है और फलियों का चटकना होता है वो इसी कारण से होता है, ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसके द्वारा क्या होता है, यह कोशिकाओं मतलब पौधों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में जो जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाती है तो वह भी अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा ही जाती है, ठीक है। तो अंतः शोषण क्या है और इसके उपयोग के बारे में हमने अपने इस वीडियो में जाना, ठीक है। धन्यवाद।